Hello friend, this is Shivani Chauhan. I am research scholar from MDU Rohtak. So students, आज हम करेंगे ITEP, it means B.Ed, B.Sc या B.Com के स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट 4 दैट इज इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो इकोनॉमी में भी हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो होगा मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया. सो डिस्कस करते हैं आज इसके बारे में. अच्छे से समझना और कैसी लगी मेरी वीडियो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना. और हाँ, सबके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया. सो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दीजिएगा. और अगर कुछ प्रॉब्लम कैसी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके आप टाइप कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया के बारे में जाना है तो उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि मैरीटाइम ट्रेड होता क्या है. सो मैरीटाइम ट्रेड refers to the exchange of goods and services across the world's ocean and seas. सिंपली अगर हम बोले मैरीटाइम ट्रेड मीन्स कि जो ट्रेड सीज के थ्रू किया जाता है, मतलब सी रूट का जो ट्रेड होता है वो मैरीटाइम ट्रेड कहा जाता है. जैसे कि जो लैंड लैंड पे करा जाएगा वो लैंड रूट होगा ना, लैंड रूट सिस्टम होगा. सो मैरीटाइम ट्रेड इज द सी रूट, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सी के थ्रू, चीजें बाय सेल करते हैं, उसे मैरीटाइम ट्रेड कहा जाता है. सो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो involving raw materials, manufactured products and commodities from one port to another using ships and other maritime vessels. तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होती है कार्गोज की, मतलब अलग अलग, जैसे शिप होती है काफी बड़ी बड़ी होती है, उसमें आप कुछ भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट कराना है सी रूट के थ्रू वो आप करा सकते हैं. बस उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है पर खर्चा कम होता है. सो उसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल हमें ट्रक्स ट्रांसपोर्ट कराने हैं तो वो एयर के थ्रू और ऐसे लैंड के थ्रू तो लाना मुश्किल ही, अगर हमें दूसरी कंट्री से व्यापार करना है तो मैरीटाइम ट्रेड बहुत यूजफुल होता है उस चीज के लिए. तो उसमें हम बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करा सकते हैं दूसरी कंट्री से, फ्रॉम आवर पोर्ट टू अनदर पोर्ट. ठीक है, शिप्स के और अदर मैरीटाइम वेसल्स जो भी अलग अलग चीजें होती है, क्रूज वगैरह, इनके थ्रू हम क्या करा सकते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो मैरीटाइम ट्रेड has played a crucial role in development of global commerce and economic growth, facilitating the exchange of goods and services between nations and region. तो मैरीटाइम ट्रेड बहुत ही important role play करता है for the development of global commerce and economic growth. जो भी किसी भी कंट्री की कोई इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उधर क्या कर सकते हैं हम, सभी चीजें तो एयरप्लेन के थ्रू और बहुत ही कम चीजें हम लैंड रूट्स के थ्रू ला सकते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज जो है कंट्रीज की वो मोस्टली सीज के थ्रू शेयर होती है. तो उसके लिए हमें चाहिए होता है मैरीटाइम, मींस अपने शिप्स चाहिए होते हैं. तो शिप्स से हम एक जगह से दूसरी, हम अपना सामान, जैसे इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रही है वो हम इंडिया से बाहर दूसरे देश में भेज सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में, तो वो हम शिप्स के थ्रू भेज सकते हैं. सो तो मैरीटाइम ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जरूरी क्यों है, इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों मैरीटाइम ट्रेड जरूरी है. तो साउथ इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. जो हमारा इंडिया है उसका जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, उधर क्या है कि हर, मतलब उसके तीनों साइड से क्या लगती है, सी लगती है. ठीक है, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल एक तरफ से और एक तरफ से अरेबियन सी. सो साउथ इंडिया जो है उसकी बहुत बड़ी लंबी कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग की पोर्ट्स अलोंग द अरेबियन सी वेस्ट कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट कोस्ट. तो ईस्ट कोस्ट में भी उसके सी पोर्ट्स हैं. ठीक है, ये जहाँ पे जो भी स्टेट्स लगते हैं उसके पास क्या है, सी पोर्ट्स हैं जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं. और अरेबियन सी में भी, वेस्ट साइड में भी सी पोर्ट्स हैं. सो साउथ इंडिया एक, मतलब हमारा जो इंडिया है वो बहुत वर्सेटाइल है, क्या करने के लिए, मैरीटाइम ट्रेड करने के लिए. सो प्रोमिनेंट पोर्ट सच एज कोची, मैंगलोर, चेन्नई और ये ट्यूटिकोरिन एंड पुडुचेरी वर important hubs of trade
allowing South India to be an active participant in maritime commerce with the rest of the world। तो जैसे जैसे ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे कोची का, मैंगलोर का, चेन्नई में, और ये ट्यूटिकोरिन और पुडुचेरी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट पोर्ट है जहाँ से क्या होता है, प्रोडक्ट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट साइड में देखते हैं कि क्या आएगा। सो एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया में मतलब पुराने समय में कैसे हम मैरीटाइम ट्रेड करते थे, हमारा मैरीटाइम ट्रेड होता था। सो ये देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है हमारी सभ्यता। सो 3000 BCE, मतलब 3000 BCE से भी पहले, मतलब अभी क्या चल रहा है, 2024, वो भी खत्म होने वाला है। तो 24 साल, 2024 साल अभी के, और पहले के 3000 साल और, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 5000, लगभग 5000 साल से भी ज्यादा, क्या साल से भी पहले, साउथ इंडिया है ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया। अब कैसे पता चला मेसोपोटामिया क्या है, आज का जो इराक वाला एरिया है वो सारा मेसोपोटामिया के अंडर में आता था। ये भी बहुत बड़ी सभ्यता थी जिसके बारे में हमें पता चला था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कैसे पता चलता है कि साउथ इंडिया का जो ट्रेडिंग उनके साथ था, बिकॉज ऑफ द सील्स आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो जो चीजें मिली हैं हमारे इंडिया में, या फिर मेसोपोटामिया की चीजें हमारे इंडिया में मिली हैं, और इंडिया की चीजें मेसोपोटामिया में मिली हैं। तो उससे पता चलता है कि जो साउथ इंडिया का जो ट्रेड था वो दूसरी कंट्रीज के साथ पहले भी था। जैसे कि मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारी साइट्स ऐसी जहाँ पे हमें सील्स देखने को मिली है दूसरी कंट्रीज की, उससे पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार होता था। सो द एंशियंट तमिल्स नोन फॉर देयर सी फारिंग प्रोजेस were actively involved in trade along the coast of the Arabian Sea and the Bay of Bengal। तो जो एंशियंट तमिल्स थे जिनको हम सी फेयरिंग प्रोज बोलते हैं, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे किसमें, ट्रेड में, अरेबियन सी और बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से ट्रेड करने में, ठीक है। सो पहला तो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको मैं रब कर देती हूँ एक बारी। सो वो हमने अभी पढ़ा था ना, ट्यूटिकोरिन, ट्यूटिकोरिन का अब जो नया नाम रख दिया गया वो क्या रखा गया, आप कमेंट में जरूर बताना, वरना मैं वीडियो के लास्ट में भी जरूर बता दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद है संगम पीरियड। संगम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो संगम पीरियड में क्या था कि, एक मिनट, संगम पीरियड में क्या था, संगम पीरियड कब था, 3rd सेंचुरी BCE से लेके 3rd सेंचुरी CE, मतलब बिफोर कॉमन एरा की 3rd सेंचुरी से लेके आफ्टर कॉमन एरा की 3rd सेंचुरी तक संगम पीरियड था। उस पीरियड के दौरान क्या था, तो साउथ इंडियन किंगडम जैसे कि चोलास, पांड्यास, चेरास, वो क्या करते थे, मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ठीक है। दे ट्रेडेड साउथ ईस्ट एशिया साइड में वो ट्रेड करते थे। रोमन एम्पायर, इंडो रोमन एम्पायर के बारे में भी बहुत पहले इंडियन हिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। इंडो रोमन एम्पायर, जो इंडिया और रोम का जो रोमन एम्पायर था उसके बीच किया जाता था। चाइना एंड मिडल ईस्ट, तो यहाँ पे क्या करते थे, ये जो चोलास, पांड्यास और चेरास थे ट्रेड करते थे अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो अरिकमेडु का नाम सुना होगा आपने, अरिकामेडु नियर पौंडीचेरी वाज अ की पोर्ट दैट हैड कमर्शियल टाइज विद द रोमन्स। तो क्या था, अरिकमेडु जो पौंडीचेरी में है उसका पहले से ही, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही, एंशियंट पीरियड से ही रोमन के साथ क्या रहा है, कमर्शियल टाइज रहे हैं। कमर्शियल टाइज मीन्स कि बहुत अच्छे जो व्यापारिक संबंध है वो रहे हैं, तो उनमें ट्रेड भी बहुत ज्यादा होता था। और उसके बारे में कैसे पता चला, कॉइन्स के थ्रू, कि जो रोमन एम्पायर के जो कॉइन्स थे, क्योंकि कॉइन्स पे पहले क्या छपा होता था, एम्पायर्स के जो भी वहां पे राजा होते थे उनकी फोटो छपी होती थी, है ना। तो उसके थ्रू पता चला कि हमारे जो इंडिया में भी रोम से ट्रेड किया जाता था, और इंडिया के कॉइन्स दिखे कहाँ पे, रोम रोम में। सो पोट्री भी मिली, मतलब मटके टाइप, और उनकी जो भी आर्टिफैक्ट्स या आर्ट्स थे वो भी सारी चीजें मिली हमें अरिकमेडु साइड से, जिससे पता चला कि वो एक बहुत ही कमर्शियल हब था किसके लिए, रोमन के साथ ट्रेड करने का। सो ये था एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद आगे चलते हैं,
मेडिवल मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया क्या था? मेडिवल पीरियड, पहले आया था एंशियंट पीरियड, फिर मेडिवल मतलब जो मध्यकाल था, ठीक है। तो मध्यकाल में कौन कौन एक्टिव थे ट्रेडिंग में? सबसे पहले तो चोला एम्पायर। चोला एम्पायर जो 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक था। तो चोला डायनेस्टी पर्टिकुलरली अंडर राजा राजा चोला, ठीक है, राजा चोला वन एंड राजा चोला टू सो अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ मैरीटाइम ट्रेड। तो इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया था मैरीटाइम ट्रेड को। तो चोलाज ने क्या किया था? एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर द ट्रेड रूट्स इन साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि जो अब हमारे इंडोनेशिया है, मलेशिया, श्रीलंका, उस टाइम में मतलब 9th से 13th सेंचुरी के बीच में इन्होंने क्या किया था? उस टाइम में भी इतना बड़ा ट्रेड, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका के साथ। सो द चोलाज ऑल्सो हैड ट्रेडिंग कनेक्शन विद चाइना एंड अरेबियन पेनिनसुला। तो चोलाज का और किसके साथ ट्रेडिंग कनेक्शन था? चाइना और अरेबियन पेनिनसुला के साथ भी कनेक्शन था। सो सेकंड वन इज पांड्याज एंड चेराज। तो पांड्याज एंड चेराज का किनके साथ कनेक्शन था? तो पांड्याज बेस्ड इन तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे थे? तमिलनाडु में। कंटिन्यूड देयर ट्रेड रिलेशनशिप विद द रोमन्स एंड लेटर द अरब्स एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन किंगडम। तो सबसे पहले इन्होंने रोमन से स्टार्ट किया, रोम से स्टार्ट किया, रोम से ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अरब से और अदर साउथ ईस्ट एशियन किंगडम से के साथ भी स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग करना, मतलब गुड्स का आदान प्रदान करना, मतलब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना। सो फिर उसके बाद है अरब एंड यूरोप इन्फ्लुएंस, ठीक है। बाय 14th century the Arab merchants were actively involved in maritime trade along the South Indian coast, particularly in spices. तो 14th सेंचुरी के बाद जो अरब मर्चेंट्स थे, अरब कंट्रीज से आए थे, वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए, और किस चीज का ट्रेड करने के लिए आए थे? स्पाइसेस का, मतलब मसालों का, ठीक है। उसके बाद वेनेशियन एंड पोर्तुगीज, वेनेशियन मतलब जो वेनिस कंट्री के जो लोग हैं, ठीक है, वेनिस जो इटली में है, उसके जो लोग हैं वो आए थे इंडिया में, और पुर्तगीज आए थे। मर्चेंट अराइव लेटर फर्दर एक्सपेंडिंग ट्रेड रूट्स। तो उसके बाद क्या हुआ? और भी ट्रेड रूट बढ़ता गया, ठीक है। तो अलग अलग देश से जब इन्होंने इंडिया में आके देखा, देखो आपने सुना है कि इंडिया पहले क्या था? सोने की चिड़िया हुआ करता। सोने की चिड़िया मतलब यहाँ पे हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल थे, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि सोने की चिड़िया थी, हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो उस वजह से क्या होता था? जो दूसरी कंट्रीज के लोग थे, इंडिया उनको अट्रैक्ट करता था, ठीक है, इंडिया उनको अट्रैक्ट करता था। तो इसलिए हर जगह से, जैसे रोम से भी, इंडोनेशिया, मलेशिया से भी, सब जगह से क्या होता था कि इंडिया में लोग किसके थ्रू आते थे? मैरीटाइम ट्रेड के थ्रू आते थे। तो आपने देखा होगा जो ब्रिटिश एम्पायर आया था बाद में, जैसे पहले पुर्तगीज आए थे, वेनिशियंस आए थे, विनाइस के लोग, तो वो सब इसी मकसद से आए थे, सबसे पहले किसके लिए? ट्रेड के मकसद से। फिर बाद में वो जैसे ब्रिटिश, ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये बस गए थे, फिर उन्होंने राज किया, वो अलग बात है, ठीक है। सो ये था मेडिवल मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद बात करते हैं हम कॉलोनियल एंड मॉडर्न मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। तो कॉलोनियल पीरियड में कैसा था मैरीटाइम ट्रेड साउथ इंडिया का? तो सबसे पहले पुर्तगीज का इन्फ्लुएंस आया था, ठीक है, 16th सेंचुरी में। द पुर्तगीज अराइव्ड ऑन द मालाबार कोस्ट इन द early 16th century, establishing trading post and controlling key ports। तो फिर क्या हुआ था? पुर्तगीज आए थे मालाबार कोस्ट पे सबसे पहली बार इन द 16th सेंचुरी। फिर उन्होंने क्या बनाए थे? ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए थे और कंट्रोलिंग की पोर्ट्स की। कुछ पोर्ट्स ऐसे थे जो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बना लिए थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इंडिया, तो यहाँ पे जो पोर्ट्स थे उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बना लिए, और बाकी जहाँ पे वो खुद रहते थे जैसे गोवा के पास। फिर उसके बाद जो और पोर्ट्स थे उधर उन्होंने क्या करा था? अलग अलग ट्रेडिंग पोर्ट्स बना लिए थे, ठीक है। They introduced new trade goods such as European textile dominated the spice trade for a time। तो क्या हुआ? उन्होंने और भी अलग अलग चीज़ों का ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे यूरोपियन, जो यूरोप से जो टेक्सटाइल्स आते थे, जो चीज़ें आती थी, उनका भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और फिर जो हमारे यहाँ पे जो वो होते थे मसाले, उनको अपने देश में ले जाते थे, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था सीज के थ्रू, ठीक है।
या फिर शिप्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डच एंड ब्रिटिश राइवलरीज हुई थी, ठीक है, 17th एंड 18th सेंचुरी में। एक बार इसे रब कर देती हूँ। सो 17th 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स और डच की राइवलरी हुई थी। तो उसके दौरान क्या था कि द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग साउथ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। तो सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने पहले रूल किया, ठीक है, उन्होंने पहले कंट्रोल किया हमारे इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड को। फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया और फिर सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया इन कंट्रोलिंग साउथ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रिटिश एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर की पोर्ट्स लाइक मद्रास। तो उन्होंने एक तरह से पावर या फिर रूल करना स्टार्ट कर दिया था कुछ ऐसे की पोर्ट्स पे जहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जैसे कि मद्रास जो कि आज चेन्नई है, ठीक है, कोचिन एंड टूटिकोरिन, ठीक है। टूटिकोरिन का मतलब टूटिकोरिन को आज हम क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताना कमेंट में, मैं एंड में फिर बताऊंगी, पहले आप कमेंट ज़रूर करना फिर देखना कि क्या हम सही हैं। उसके बाद दस शेपिंग द कॉलोनियल इकोनॉमी एंड रीडायरेक्टिंग ट्रेड टूवर्ड्स यूरोपियन मार्केट्स। तो क्या हुआ, इन्होंने डोमिनेंस मतलब रूल करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने इनकी पावर ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या हुआ जो कॉलोनियल इकोनॉमी है वो अलग तरह से बढ़ने लग गई, जिससे जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उसके मतलब उनके साथ ज़्यादा ट्रेड होने लग गया, ठीक है, किसका, इंडिया का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। यहाँ ब्रिटिशर्स ने हमें हमारे इंडिया पे रूल कर लिया, फिर उन्होंने यूरोप के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर? सो ये था कॉलोनियल एंड मॉडर्न मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। फिर उसके बाद है पोस्ट कॉलोनियल मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। इसमें क्या था, पोस्ट कॉलोनियल मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी, तो इंडिया का कैसा ट्रेड था। साउथ इंडिया पोर्ट वर रिवाइटलाइज्ड एंड मॉडर्न डे ट्रेड रिज्यूम्ड। तो क्या हुआ 1947 के बाद जो साउथ इंडिया के पोर्ट थे वो और अच्छे बना दिए गए और स्ट्रोंगर बना दिए गए, ठीक है, एंड मॉडर्न ट्रेड रिज्यूम। तो जैसे ट्रेड हो रहा था वैसे रिज्यूम कर दिया गया दोबारा से, उसी उसी को चलने देने लग, वही चलने लग गया। सो टुडेज पोर्ट्स लाइक चेन्नई, कोचिन, टूटिकोरिन एंड दैट इज मैंगलोर कंटिन्यू टू बी वाइटल सेंटर फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये क्या रहे, आज भी ये क्या है, वाइटल सेंटर्स है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के, हैंडलिंग कंटेनर्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, पेट्रोलियम एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, जैसे कि हैंडलिंग कंटेनर्स, आपने देखे होंगे कि शिप्स पे नहीं, जैसे आपने इनको गुड्स ट्रेन को भी देखा होगा ना, गुड्स ट्रेन में क्या होता है कि वो डब्बे होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर फिर चीज़ें जो शिप से आई होती है, फिर वो अगर इंडिया में कहीं पहुंचानी है, फॉर एग्जांपल जैसे पोर्ट तक आ गई, पोर्ट से फिर आगे पहुंचानी है तो वो ट्रेन के थ्रू पहुंचाई जाती है ना। तो हैंडलिंग कंटेनर्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स है हम हमारे पास नहीं है इंडिया के पास, तो वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम जैसे सऊदी अरेबिया से, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो सारे क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, हर तरह का ट्रेड होता है। उसके बाद द शिपिंग इंडस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर पोर्ट्स। तो क्या हुआ, शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप होने लग गई और अलग अलग नए नए पोर्ट्स भी बनने लगे, जैसे कि कोची इंटरनेशनल पोर्ट। तो इंटरनेशनल पोर्ट बन गया तो इसका मतलब वो हर तरह के पोर्ट करने में सभ्य है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया मॉडर्न वे में, हैव कंट्रीब्यूटेड टू द continued importance of maritime trade in South India's economy. So क्या हुआ, तो जैसे ये डेवलप हुए पोर्ट तो उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ गई किसकी, मैरीटाइम ट्रेड इन साउथ इंडियाज इकोनॉमी। तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी भी राइज हुई किसकी, इंडिया की। सो मैरीटाइम ट्रेड ने सहायता की किसके लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने में इंडिया की। अगर अगर हमारी कंट्री ऐसे जगह पर नहीं होती जहाँ पे पोर्ट बन सकते थे, मतलब सी रूट्स नहीं होते, तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता है ना। अगर हमें सी से कुछ सामान ले गए तो अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे पोर्ट पे सामान आते हैं। सो तो ये क्या है, इकोनॉमी को एनहांस करने में हेल्प कर रहा है अभी। सो नेक्स्ट स्लाइड इज मॉडर्न डे मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। तो इसमें जो की एक्सपोर्ट्स हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट होता है वो देखो, कि स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, टेक्सटाइल, मैराइन गुड्स, ठीक है,
और स्पेशली सी फूड एंड केमिकल गुड्स रिमेन सेंट्रल टू साउथ इंडियाज मैरीटाइम एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। उसके बाद जो हमारे इंडिया से जाती हैं दूसरे कंट्रीज में। उसके बाद इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, पोर्ट लाइक चेन्नई पोर्ट, कोची पोर्ट एंड टूटिकोरिन पोर्ट आर क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, विद साउथ इंडिया बीइंग एन इम्पोर्टेंट हब फॉर गुड्स कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ इंडिया एक ऐसी जगह बन गई जहाँ से हर जगह से गुड्स आते भी थे, ठीक है, मतलब जाते भी थे और आते भी थे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट हब बन गया किसके लिए, गुड्स के लिए, गुड्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका, यूरोप, हर जगह से। सो शिपिंग एंड मैरीटाइम सर्विसेज भी, साउथ इंडिया हैज अ ग्रोइंग मैरीटाइम सर्विसेज सेक्टर with industries such as shipbuilding, port services, logistics playing an increasingly important role in global trade। क्या आप सभी ने मर्चेंट नेवी का नाम सुना है, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मर्चेंट नेवी में जो रिक्रूटमेंट होती है वो इसी चीज के लिए होती है। वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में शिप्स के थ्रू गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो शिपिंग एंड मैरीटाइम सर्विसेज भी इंक्रीज हो गई विद द ग्रोइंग नीड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट थ्रू सी रूट्स। सो इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई, शिप बिल्डिंग्स इम्प्रूव हो गई, पोर्ट सर्विसेज इम्प्रूव हो गई, लॉजिस्टिक जो सामान के लिए जो चीज़ें रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो उससे जो मैरीटाइम ट्रेड का जो रोल है वो बढ़ गया ग्लोबल ट्रेड में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करना। जो क्वेश्चन पूछती हूँ वो बीच बीच में आप बताते भी रहा करो, ठीक है, वीडियोज़ को देखते टाइम। सो आफ्टर दिस की कमोडिटीज ट्रेडेड, कि क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती थी इस टाइम में। जैसे हमने एंशियंट टाइम पढ़ा कि पुराने टाइम में कहाँ कहाँ व्यापार होता था, है ना, इंडिया का, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, संगम पीरियड का। फिर हमने पढ़ा मेडिवल पीरियड का, तो मेडिवल पीरियड में किस किस का होता था। फिर हमने पढ़ा कि कॉलोनियल पीरियड या फिर ब्रिटिश रूल का। आफ्टर दैट हमने पढ़ा पोस्ट कॉलोनियल, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। तो इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती थी साउथ इंडिया के रीजन में। तो सबसे पहला था मेन जो था वो क्या था, स्पाइसेस, मतलब इंडिया के जो स्पाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे दूसरी कंट्रीज में। जैसे कि साउथ इंडिया पर्टिकुलरली केरला बिकम फेमस फॉर इट्स स्पाइस ट्रेड। तो केरला, साउथ इंडिया में भी केरला जो था वो स्पाइस ट्रेड के लिए आज भी फेमस है। जैसे कि ब्लैक पेपर, जैसे काली मिर्च, कार्डमम, ये इलायची, है ना, क्लोव्स, लौंग और सिनामन, मतलब ये दालचीनी जो होती है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे, फेमस है वहाँ के। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। दीज स्पाइसेस वर हाईली वैल्यूड इन मार्केट अक्रॉस मिडल ईस्ट, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इनकी हर जगह बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। उसके बाद है टेक्सटाइल्स, जैसे कि जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, कपड़े क्लॉथ्स के, वो भी एक्सपोर्ट होते थे। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंक्लूडिंग फेमस चिंज एक तरह का कपड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी टाइप कॉटन क्लॉथ होता है, जिसमें फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा वो बनी होती है, आकृति, ठीक है। सो विच वॉज हाईली सोट आफ्टर इन यूरोप एंड द मिडल ईस्ट। तो ये कहाँ पे पहना जाता है, सी ड्रेस आपने देखा होगा कि क्वींस पहनती है ना। सो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद पर्ल्स एंड जेम्स, द पांड्याज based in Tamil Nadu were known for their pearl fishing and trading which was a significant part of their economy। तो उसके बाद क्या, जो पांड्यास थे तमिलनाडु में, वो क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, पर्ल फिशिंग करते थे और ट्रेडिंग करते थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, उनकी इकोनॉमी का, ठीक है। उनके पास जो पैसा आता था, मनी आता था, वो उसके थ्रू आता था। उसके बाद है आइवरी एंड सैंडलवुड। आइवरी मतलब हाथी दांत और सैंडलवुड मतलब चंदन, ठीक है। हमने मूवी भी देखी होगी पुष्पा, है ना, तो उसमें भी वो चंदन की तस्करी के बारे में बताया हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हब है इंडिया, मतलब साउथ इंडिया, किसके लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए। आइवरी मतलब हाथी दांत, आइवरी फ्रॉम एलिफेंट्स एंड सैंडलवुड फ्रॉम फॉरेस्ट इन कर्नाटका, तमिलनाडु वर ऑल्सो वैल्यूएबल एक्सपोर्ट। तो ये क्या थे, वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स थे। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। So after that is agricultural product. Agricultural products are rice, coconut and other agriculture products were commonly traded। तो ये सारी चीजें भी क्या होती थी, ट्रेड होती थी थ्रू
साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया के जो बड़े बड़े पोर्ट्स थे उनके थ्रू। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर मीन्स ये साउथ इंडिया आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग स्कल्पचर्स टेक्सटाइल ऑल्सो फाउंड मार्केट्स ओवरसीज। तो इनका मार्केट दूर दूर जगह तक फैला हुआ है, किसका, आर्ट एंड कल्चर का, जो साउथ इंडिया की आर्ट एंड कल्चर है उन सबका, उन सब की टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े जिस ढंग से पहनते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, की कॉमोडिटीज थी जो ट्रेड होती थी इंडिया से दूसरी कंट्रीज में। सो इतना समझ में आया, आई होप सो कि इतना समझ में आया। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, दोबारा बोल रही हूँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट क्या था मैरीटाइम ट्रेड का ऑन साउथ इंडिया। जो मैरीटाइम ट्रेड होता था सीज के थ्रू, शिप्स के थ्रू जो ट्रेड होता था, वो उसका इम्पैक्ट क्या था साउथ इंडिया पे। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैरीटाइम ट्रेड साउथ इंडिया का, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को अचीव करने में या फिर बढ़ाने में। तो मैरीटाइम ट्रेड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ साउथ इंडिया, यही लिखा हुआ है। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज मतलब जैसे जैसे हम चीज़ें यहाँ से वहाँ बेचेंगे या फिर कुछ चीज़ें आएंगी हमारी कंट्री में, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कल्चर है वो भी एक्सचेंज होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्पाइसेस यहाँ से जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, तो वो भी क्या करेंगे, उन स्पाइसेस को यूज़ करेंगे दूसरी कंट्रीज वाले, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा हमारे कल्चर का, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसिंग आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो जैसे हम जो भी चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उससे हमारे जो कल्चर है वो भी, उनमें भी बदलाव आते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएस से में प्रिंट लिखी हुई कोई बुक अगर हम इंडिया में लेकर आएंगे, बहुत सारी लिटरेचर उनका, तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनका कैसा कल्चर है, उसके बाद हम भी उसको अडॉप्ट करेंगे, है ना, अगर हमें अच्छा लगेगा तो। ये सारी चीज़ें। उसके बाद अर्बनाइजेशन में भी हेल्प करता है क्या, मैरीटाइम ट्रेड लेड टू द ग्रोथ ऑफ पोर्ट सिटीज़। तो पोर्ट सिटीज़ बढ़ेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लोगों के पास रोजगार भी होगा। तो पोर्ट सिटीज भी इंक्रीज होंगी, जैसे कि चेन्नई और कोची की, अब जो चेन्नई और कोची एक बहुत बड़ा हब है किसके लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए। तो वहाँ पे क्या सिटीज डेवलप होने लग गई नई नई, किसकी वजह से, इस मैरीटाइम ट्रेड की वजह से। So student, thank you so much for watching the video and also don't forget to like, subscribe and share my channel, ताकि जो भी ITEP का कोर्स कर रहे हैं उन सबको ये कोर्स इजीली मिल सके, उन सबको वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि बुक्स तो कंपाइल्ड फॉर्म में है नहीं, तो आप यहाँ से आप सारे नोट्स ले सकते हैं अपने ITEP कोर्स के लिए। अभी 2 साल पहले से ही, 2 साल मतलब अभी तो जैसे मैं MDU का देख रही हूँ, तो MDU में लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ही अभी तक आए हैं, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक तरह से आपके लिए कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। So don't forget to like, subscribe and share my channel, and also thank you so much. Okay, take care. और इम्पोर्ट करा जाता है,